नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और हाजिर हूं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि ये भी सिखाते हैं कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवाल हम यहाँ पर उठाएं तो कृपया हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही आप 704-522-0000 पर अपना सवाल भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर फेसबुक और एक्स पर लाइव के दौरान भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का योर मनी। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है योर मनी में। शुक्रिया मनोज जी। तो क्वेरीज ले, इससे पहले एक बहुत ही सामान्य सा सवाल है कि जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, एफडीज करते हैं, आरडीज करते हैं, या कोई भी इस तरीके की सेविंग स्कीम जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक मिल जाता है, तो इसमें हमेशा इन्वेस्टमेंट को हम बैलेंस करके देखते हैं, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है। रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न ज़्यादा होगा। उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये कहाँ बैठते हैं और ये कितने सेफ हैं, इन्फ्लेशन और टैक्सेस से हमें कितना बचा पाते हैं? शुक्रिया मनोज जी, आपने ये शो पे बुलाया। यानी आपने जब कहा कि ये इंटरेस्ट ठीक ठाक मिल जाते हैं, यही एक इल्यूजन है। यही इसको लोग समझते हैं कि नहीं भाई, मैं तो सेफ रहूँगा मेरे इन्वेस्टमेंट से, मुझे रिस्क नहीं लेना है। पर उसमें ना दो चीज़ है। एक तो जब ये सोचते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तब वो इन्फ्लेशन के बारे में नहीं सोचते हैं। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन के बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ऐसा सेफ इन्वेस्टमेंट करने जाता हूँ जहाँ पे मुझे रिटर्न्स मान के चलिए 4%, 6%, 7% के आसपास मिलता हो, प्रीडोमिनेंटली फिक्स डिपॉजिट्स कह सकते हैं कि आज के तारीख में अगर हम देखें तो फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफ माना जाता है। लोग सेफ इन्वेस्टमेंट समझकर करते हैं। इंटरेस्ट रेट मिलता है 4, 5, 6%, पर वो सेफ में ये जो एक इल्यूजन है कि वो सेफ है, अगर इन्फ्लेशन के सामने देखे तो इन्फ्लेशन भी 6-7% है, तो मेरा रिटर्न्स नेगेटिव में चला गया, तो वो कैसे सेफ हो गया? देखिए, सेफ्टी सही है, बट वो सेफ्टी के चक्कर में जो हमारे आगे का फ्यूचर का रिटर्न्स का बात है वो रह जाता है। जी, लेकिन ये बताइए कि जैसे जब कोई फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी करेगा एक आदमी, तो उसके पोर्टफोलियो में क्या इनकी कोई जगह है ही नहीं? और अगर है तो किस तरीके की है? इसको हम अपने कितना जगह दे सकते हैं, कितना % रख सकते हैं, क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए? देखिए, उसको है ना, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। अभी देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि मेरा टाइम होराइजन या मेरा फाइनेंशियल गोल, हम फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंशियल गोल की बात करते हैं, तो अगर मेरा फाइनेंशियल गोल यहां से 10 साल है, 15 साल है और 20 साल है, और मैं वो 10, 15, 20 साल के लिए मैं सेफ इन्वेस्टमेंट सोचकर एफडी में ही मेरा पैसा रखता हूं, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चला जाता है। क्योंकि हमने ये देखा है कि मैं अगर 10, 15, 20 साल इक्विटी में भी बने रहता हूं या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करता हूं, तो मेरा रिटर्न एफडी से तो ज्यादा ही आता है। और ऐसा कहते हैं, और पास्ट में हुआ है, डेफिनेटली फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं ले सकता, बट ऐसा पास्ट में देखा गया है कि मैं जितना ज्यादा इक्विटी में पैसा रखता हूं, ठीक है, उतना मेरा रिस्क कम हो जाता है। तो मैं फिर क्यों एफडी में पैसा रखता हूं? मेरा पैसा क्यों मैं सेफ सोचकर एफडी में रखकर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो चली जाती है। और एक तो मैंने टाइम से उसको देखा, दूसरा मैं एज फैक्टर से भी मैं देखता हूं। एज फैक्टर से कैसे? मैं सोचता हूं कि मैं 50 और 55 का जब हो जाऊंगा, तब मेरा सारा पैसा मैं सेफ में उसको डाइवर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरी तो रिटायरमेंट नजदीक है। अरे मैं अगर 80 साल 90 साल जी गया तो क्या होगा? अभी मैं 55-60 से 80-85 तक पैसा मैं एफडी में ही बना के रखूंगा, तो मुझे क्या ही तो रिटर्न मिलेगा, राइट? तो इसके लिए इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी ये सोचना चाहिए कि सेफ में मेरा पैसा कितना सेफ है। ये इल्यूजन है जी। तो रिटर्न वहाँ बिल्कुल आप समझ लीजिए कि नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इन्फ्लेशन अगर कभी कंट्रोल नहीं रहा तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ से मिल रहा है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन रहेगी तो आपके पैसे की वैल्यू और कम हो जाएगी।
तो इसलिए इस तरीके से उसको ज़रूर देखें और बहुत ही सावधानी से उसके बारे में सोचें। चलिए अब क्वेरीज स्टार्ट करते हैं। विरल जी, संतोष कुमार साहब हैं नागपुर से हमारे साथ और 35 साल की इनकी उम्र है, 10,000 की SIP कर रहे हैं, 2 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू बना लिया है। तो संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष जी पूछिए अपना सवाल। सर सवाल तो मैंने सब दे दिया हूँ वहाँ पे। ETF के बारे में जानकारी लेना है और UTI मोमेंटम को रखना है या बाहर करना है उसको, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ठीक है, तो पहले इनका पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिए विरल जी, उसके बाद इनका अलग से सवाल एक ETF पर है। ये जानना चाहते हैं कि ETF क्या होता है और उसके गुण क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, ताकि ये उसमें हाथ लगाने से पहले समझना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, तो उसको अलग से बताएंगे। पहले इनका पोर्टफोलियो देख लीजिए। देखिए, पोर्टफोलियो जब मैंने रिव्यू किया मनोज जी, तो पोर्टफोलियो सही है, पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पोर्टफोलियो में एक पराग परिक का ELSS फंड है। अभी मैं ये सोच रहा था कि अभी जैसे न्यू रिजीम बहुत ही अट्रैक्टिव बन गई है मनोज जी, राइट, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो फिर क्या आपका पैसा ATC में डालकर आप टैक्स बचत तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि न्यू रिजीम में तो कोई टैक्स बचत है नहीं, ATC का कोई फायदा है नहीं। तो उसको कंटिन्यू करना कि नहीं, वो आपको सोचना चाहिए। हालांकि ATC डेफिनेटली देखिए, अगर ATC का टैक्स का बेनिफिट छोड़ दीजिए तो वो फंड में ऐसा भी है कि वो पैसा 3 साल तक लॉक रहता है। तो अच्छी बात है कि भाई पैसा आपका लॉक रहता है। आप कुछ अगर मार्केट की उठापटक होती है तो आप निश्चित रहेंगे कि पैसा लॉक है, जब मैच्योर होगा तभी मैं उसको निकालूंगा। और वो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी डालता है, यानी ELSS फंड जितने भी देखेंगे ना, वो फ्लेक्सी कैप जैसा होता है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर देखें तो कोई ऐसा कोई फ्लेक्सी कैप फंड भी नहीं है, तो ELSS को आप फ्लेक्सी कैप को रखकर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने 2 बात कही है, आपका देखिए कि आप कैसे उसको सोचते हैं और फिर डिसीजन लीजिए। तो पोर्टफोलियो अच्छा है, ओवरऑल एलोकेशन अच्छा है। आप 15 साल में 12% अनुमान से कम 58,50,000 जुटा पाएंगे, 12% अनुमान से 15 साल में। तो अगर आपको टारगेट जो आपका है उसको हासिल करना है तो कम से कम 20,000 की SIP करनी पड़ेगी 12% अनुमान से। मेरे ख्याल से उनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है 15 साल में, तो 20,000 की SIP करेंगे तो वो टारगेट को हासिल कर पाएंगे। और अभी उनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ETF के बारे में। देखिए, ETF होना कोई बुरी बात नहीं है, ETF एक अच्छा प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड के सामने अगर देखिए ETF में पहले तो डीमेट की ज़रूरत है आपको, और अगर आप नॉन डीमेट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है। आपको SIP की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको STP की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको सिस्टमेटिक विड्रॉवल की ऑप्शन मिलता है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी और फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड ETF के कंपेयर में और भी अट्रैक्टिव है और अच्छा है। जी, तो आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू भी हो गया और ETF पर आपके सवाल का जवाब भी हो गया। संतोष जी, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। आकाश हैं गुजरात से और 26 साल के हैं, सिर्फ 46,000 की SIP मंथली कर रहे हैं, पोर्टफोलियो वैल्यू 6 लाख के करीब बना चुके हैं। तो आकाश जी पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर, मैं आकाश बात कर रहा हूँ। और जैसा कि सर ने बताया, मेरी 26 साल एज है और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 से 20 साल का है। और मैं एक वर्किंग प्रोफेशन हूँ, तो कुछ 46,000 पर मंथ की SIP करता हूँ मैं। तो उसमें मेरे कुछ फंड्स हैं, 7 फंड है मेरे पास। करेना रेबको लार्ज कैप फंड है जिसमें मैं 6,500 की SIP करता हूँ। PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है 9,000 की SIP। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 10,000 की SIP। टाटा स्मॉल कैप फंड 5,000 की। एक्सिस स्मॉल कैप 7,000। पराग पारी 5,000 और टाटा डिजिटल सेक्टर रियल फंड IT की है फंड, ये 3,500 की SIP है सर। सो मुझे मेरे फंड्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी हैं कि ये हालांकि मैंने सारी अप्रोच ली हैं कि ओवरलैपिंग ना हो, क्योंकि 46,000 की SIP होना, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना भी इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इनका पोर्टफोलियो रिव्यू चाहिए और 15-20 साल में क्या ये कर पाएंगे, क्या बना पाएंगे, ये है इनका सवाल। देखिए, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है मनोज जी, बहुत ही
सोच यानी उनकी जो उन्होंने कहा कि मैं 46,000 की एसआईपी करता हूं तो डाइवर्सिफाइड चाहिए, और वो हिसाब से आपने डाइवर्सिफाइड भी किया है। हम हमेशा कहते हैं कि एक ही कैटेगरी में आपके मल्टीपल फंड्स नहीं होने चाहिए और एक ही एएमसीज के मल्टीपल फंड नहीं होने चाहिए। अभी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, बट आपके एक ही एएमसी यानी टाटा के एएमसी में अपने 2 फंड में किया है, स्मॉल कैप और डिजिटल इंडिया। हालांकि ये दोनों फंड भी काफ़ी वैसे विपरीत है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक सेक्टोरियल फंड है और एक प्योर स्मॉल कैप फंड है। तो मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो अच्छा है, आप कंटिन्यू रखिए बट रिव्यू करते रहिए। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 20 साल में अगर 12% अनुमान भी मैं लगाऊं और आपका करंट वैल्यू में भी उसको मैं जोड़ दूं तो कम से कम 4 करोड़ 80 लाख आप जुटा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा 5 करोड़ का सोचकर आप टारगेट रखेंगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बिल्ड हो पाएगा आने वाले 20 सालों में। जी, और अगले कॉलर अजय हैं हमारे साथ। अजय, और अजय के पास बाद में अजय का कॉल लेंगे, अभी संपर्क में नहीं। तो सुरजीत है हमारे साथ, सुरजीत घोष कोलकाता से, और 34 साल के हैं, एसआईपी इनकी भी 50,000 की है। सुरजीत जी पूछिए अपना सवाल। मैं 2 महीना हुआ मेरा म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू किया, वो 50,000 हर महीना मेरा लक्ष्य है 20 साल के लिए, थोड़ा ज्यादा अमाउंट बनाने के लिए। और मैं यूट्यूब और आपका चैनल देख के मैं पसंद किया जो म्यूचुअल फंड, वो सही है कि गलत है, कुछ हटाना पड़ेगा, ये थोड़ा आप आइडिया दीजिए। जी, तो 25 साल का होराइजन है, 20 करोड़ का लक्ष्य है, स्टेप अप के लिए भी तैयार है। अब इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करिए और बताइए कि लक्ष्य के दिशा में ये कैसे बढ़े। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है, 10 फंड्स लिए हैं उन्होंने, और हम हमेशा ऐसा सलाह देते हैं मनोज जी के 5, 6, 7 फंड्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में। 10 फंड सुनकर तो डेफिनेटली ज़्यादा है, पर ये 10 फंड में से 2 फंड उन्होंने कमोडिटीज़ यानी सिल्वर और गोल्ड में किए हैं। तो चलो उसको थोड़ा एक अलग साइड रखे और बाकी 8 फंड देखे तो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन एलोकेशन काफ़ी ठीक है, कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं करना है। रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्टोरियल आउटलुक लिया है, एक थीमेटिक फंड है और फिर साथ में कमोडिटीज़ में डाला है। तो रिव्यू करते रहिए, साल में एक बार रिव्यू करना ज़रूरी है, किस तरह से वो सेक्टर चल रहे हैं और कमोडिटीज़ कैसे चल रहे हैं। देखिए, टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 20 करोड़ का टारगेट बहुत ही बड़ा आपने टारगेट रखा है। हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट भी उस तरीके का ही है। आपका टारगेट जो है 20 करोड़ का, वो आप 12% अगर मैं अनुमान लगा दूं तो 22 सालों में 10% स्टेपअप से आप 20 करोड़ के आसपास ही पहुंचेंगे। यानी जो आपका टारगेट है उसके आसपास आप पहुंच जाएंगे। और अगर काफ़ी यानी अच्छा टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मार्केट के रिटर्न्स भी अगर देखें तो और अगर अच्छे आ गए आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में, तो आपके रिटर्न्स और आपकी वैल्यू और भी बढ़ सकती है। तो फंड्स अच्छे हैं, बने रहिए, रिव्यू करते रहिए, आप टारगेट हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो सुरजीत जी के सवाल का जवाब मिल गया, हमें उम्मीद है। विरल जी, जो ETF वाली बात हो रही थी ना, उसको थोड़ा सा और हम चाहते हैं कि थोड़ा स्पष्ट हो जाए। ETF होता क्या है? देखिए, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वैसे देखने जाए तो ETF को जब हमको लेना रहता है तो हम उसको सिर्फ डीमैट में ही ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। म्यूचुअल फंड आए पहले, म्यूचुअल फंड के बाद ETF आए। अभी म्यूचुअल फंड नॉन डीमैट तरीके से और डीमैट दोनों तरीके से ले सकते हैं। जब म्यूचुअल फंड आया तभी वो नॉन डीमैट के ही इसके ऊपर आया, और फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स लेने लगे, स्टॉक्स परचेज करने लगे डीमैट के थ्रू। तो क्यों ना फिर म्यूचुअल फंड भी अगर मुझे खरीदना है तो मैं डीमैट की तरह ले सकूं। तो फिर वो एक ETF का सेगमेंट आया जो म्यूचुअल फंड जैसा ही स्ट्रक्चर हो गया, बट ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव स्ट्रैटेजी आई, पैसिव फंड्स आए जहाँ पे फंड मैनेजर ना हो। तो अभी अगर आप लास्ट देखें, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी बात करें, US की बात करें, चाइना की बात करें, UK की बात करें, तो वहाँ पे ETF का चलन काफ़ी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और धीरे धीरे इंडिया में भी बढ़ रहा है। कन्वीनियंसी देता है, लोग चाहते हैं मनोज जी के मेरा पोर्टफोलियो एक ही जगह से मुझे दिखे, स्टॉक्स भी दिखे, म्यूचुअल फंड भी दिखे, तो मैं क्यों ऐसा एक ऐप या डिजिटल माध्यम से एक ही जगह पे मुझे अगर दिखता है, तो डीमैट जरिया एक काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो डीमैट से मैं ETF को खरीद सकता हूँ। हालांकि जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है म्यूचुअल फंड में उतनी ETF में नहीं मिलती है, क्योंकि ETF में डीमैट
होना बहुत ही ज़रूरी है। फीचर्स वाइज देखें तो बहुत सारे स्ट्रेटजीज हम नॉन डीमैट फॉर्म में म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। SIP की हो गई, STP की हो गई, SWP की हो गई, पर वही सब चीज़ ETF में करना अभी तक मुश्किल है क्योंकि वो डीमैट फॉर्म में है। और अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, मुझे ट्रांसमिशन करना है, तो नॉन डीमैट में म्यूचुअल फंड से आसानी से हो जाता है। डीमैट में अभी भी उसकी थोड़ी तकलीफ रही है। तो देखते हैं, मुझे लगता है अभी भी थोड़ा और इसको और इवॉल्व होना पड़ेगा और फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आपको डीमैट फॉर्म में करना है तो आपके लिए ETF अवेलेबल है एज कंपेयर टू नॉन डीमैट म्यूचुअल फंड्स। तो फिर फ़ायदा क्या है ETF लेने में? कन्वीनियंसी, यानी आपको एक ही जगह पे आपको दिख जाएंगे आपके स्टॉक्स भी और आपके म्यूचुअल फंड्स भी। और अभी ETF में भी बहुत ही नयापन, नई स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं फंड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चीज़ अभी तक म्यूचुअल फंड में नहीं दिख रही है, यानी नॉन डीमैट में अगर आप प्योरली म्यूचुअल फंड में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड से या फिजिकल मोड से, उतनी स्ट्रेटजीज अभी तक अवेलेबल नहीं है म्यूचुअल फंड में। बट ETF के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी स्ट्रेटजी है। यानी एक जस्ट आपको एग्जांपल देना है दर्शकों को समझाने के लिए कि मोमेंटम फंड अभी 500 मोमेंटम की स्ट्रेटजी, बट क्वालिटी 50 फंड में, राइट। अभी जैसे न्यू एज सेक्टर्स आ रहे हैं, EV सेक्टर्स आ रहा है, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी आ रहा है, तो स्पेसिफिकली वो स्ट्रेटजी, वो फंड के सेक्टर को अगर आपको सिलेक्ट करके कोई स्ट्रेटजी बनाई है, वो ETF में पॉसिबल है, जो म्यूचुअल फंड में नहीं है। जी, तो ये है अंतर। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्वेरीज अभी और भी हैं हमारे पास, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। अब हम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स की क्वेरीज। हमारे सामने कुछ और क्वेरीज हैं। पहली क्वेरी ओम प्रकाश जी हैं महोबा से, उत्तर प्रदेश से। बहुत अच्छी बात है, महोबा से एक कॉलर है हमारे साथ और 36-35 साल की उम्र है, 30,000 की SIP कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश जी पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मुझे अपना पोर्टफोलियो जो है सर रिव्यू करवाना था। और अगर इसमें कोई फंड चेंज करने हो तो उसको भी सजेस्ट करें। और एक क्वेरी और है सर कि गोल्ड में जो सर निवेश करने की सोच रहा था, तो क्या मैं उसके लिए ETF या कोई गोल्ड फंड ले सकता हूँ क्या? उसके बारे में भी सर थोड़ा सुझाव दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना है और गोल्ड ETF, गोल्ड के बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त में। बहुत लोग सोच रहे हैं, गोल्ड ऑल टाइम हाई के तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली सोच बनती है। मेरा पर्सनली मानना है गोल्ड और सिल्वर दोनों देखना चाहिए। आज के वक्त में आपको ETFs में भी मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड में भी आपको गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। स्टैंड अलोन गोल्ड फंड भी मिल जाएंगे, FOF फंड कहते हैं हम उसको, फंड ऑफ फंड। तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर आपका एलोकेशन 10% तक रखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो का। 5 से 10% डेफिनेटली कमोडिटीज़ में एलोकेशन बनता है और उसमें गोल्ड और सिल्वर में आप देख सकते हैं। फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मनोज जी, 2 स्मॉल कैप है। अभी जब एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स होते हैं तो मैं ओवरलैप देखता हूँ, तो ओवरलैप 11-12% का है, तो कोई ज़्यादा ओवरलैप नहीं है, तो कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर सारे फंड, सारे AMCs को भी देखें स्मॉल कैप के, तो इतने ओवरलैप नहीं दिखते हैं क्योंकि बहुत यूनिवर्स बड़ा है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है, हालांकि है ही आपका ये व्यू कि आपको लॉन्ग टर्म रखना है, तो बने रहिए पर रिव्यू करते रहिए। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे थोड़ी सलाह देना चाहूँगा। 30,000 की SIP कर रहे हैं, 10% स्टेप अप करना चाहते हैं, काफ़ी सूझबूझ के साथ वो अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं आगे। 6 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा उनका 12% अनुमान से आने वाले 20 सालों में, तो काफ़ी अच्छी रकम जुटा पाएंगे। कंटिन्यू रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30,000 की SIP कर रहे हैं और 10% का स्टेप अप भी कर रहे हैं, तो मैं ये जो 6 करोड़ कह रहा हूँ वो 10% स्टेप अप को जोड़कर ही कह रहा हूँ। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, बने रहिए, कंटिन्यू रखिए और रिव्यू करते रहिए। जी, तो समय समय पर पोर्टफोलियो को देखते रहना ज़रूरी है। अगला सवाल जो हमारे पास है वो है अजय जी का दिल्ली से, और ये ईमेल के ज़रिए आया है। विरल जी, तो इनकी 3600 रुपये की SIP है, 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है, और इनके पोर्टफोलियो में HDFC मल्टी कैप है, SBI स्मॉल कैप है, एक्सिस ब्लू चिप और SBI ब्लू चिप भी है। तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए?
देखिए 4 फंड है, एलोकेशन काफ़ी अच्छा है, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और लार्ज कैप। एलोकेशन अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। 20 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 12% अनुमान से आप 50 लाख जुटा पाएंगे। आपका टारगेट 1 करोड़ का है तो कम से कम आपको उसकी SIP डबल करनी पड़ेगी। तो SIP को डबल करिए, कम से कम 7,000 8,000 के आसपास रखिए SIP को, तो 1 करोड़ जुटा पाएंगे आने वाले 20 सालों में 12% अनुमान से। जी, तो ये थी आज के हमारे कॉलर्स की कहानी और सारी क्वेरीज हम आंसर कर चुके हैं और अभी भी हमारे पास वक्त है। और बिरल जी का एक पसंदीदा टॉपिक है जो इन्होंने बताया, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ। क्या टिप देना चाहते हैं अब आप लोगों को? अच्छा देखिए मनोज जी, हम शुरू में बात कर रहे थे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ पोर्टफोलियो बनाते हैं लोग, बहुत ही एक बड़ा इल्यूजन है उसमें। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस को हम इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। हम एंडोमेंट प्लान्स में निवेश कर लेते हैं, फिर गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स में जो इंश्योरेंस देती है। मैं हमेशा ये कहता हूं मनोज जी कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए। आपको इंश्योरेंस को एज अ प्रोटेक्शन देखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट में आप म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, आप और भी कोई ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो आप सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्या होता है कि देखिए, आप इंश्योरेंस का जो टारगेट आपका रहता है कि मुझे इतना इंश्योरेंस रखना है, वो भी मैं हासिल नहीं कर पाता हूं और इन्वेस्टमेंट को भी जस्टिस नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मैं बहुत सेफ बन जाता हूं। 4%, 5%, 6% से ज़्यादा रिटर्न्स आते नहीं है इंश्योरेंस के, इन्वेस्टमेंट के, एंडोमेंट और गारंटेड प्रोडक्ट से। तो इंश्योरेंस को अलग रखिए, प्योर इंश्योरेंस टर्म प्लान लीजिए और इन्वेस्टमेंट में आप म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट को चुनिए। जी, तो ये बताइए कि अगर कोई एंडोमेंट प्लान लेता है तो उसमें जो उसको प्रीमियम देना पड़ता है, उतने प्रीमियम में अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लेता है तो क्या डिफरेंस होगा रिस्क कवरेज में? अरे बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए ऐसा कहते हैं, देखिए मान के चलिए आप 25,000 अगर प्रीमियम भर रहे हैं कोई एंडोमेंट प्लान में, तो आपको 1-2 लाख का ही इंश्योरेंस मिलेगा। और वही 25,000 में अगर आपकी उम्र 30 साल की होगी तो कम से कम आपको 3 करोड़, 2 से 3 करोड़ के आसपास आपको मिल सकता है। कैसे होता है कि 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर इनकम एन्युअली आपका कवरेज आपको मिल सकता है। तो 25,000 एंडोमेंट में डाल के 4-5% रिटर्न और आपको 1-2 लाख का इंश्योरेंस, और उसके सामने टर्म इंश्योरेंस कम से कम आपको 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ तक का भी आपको टर्म कवर मिल सकता है। ये बताइए कि ये प्लान्स जब आए थे तो 80 और 90 के ज़माने में आए थे और उस समय लोगों को के लिए इंश्योरेंस बड़ी बात थी, बहुत कम ही लोग इंश्योरेंस लिया करते थे और ये मिक्स चलता था उस समय। जो आपके ऑब्जेक्टिव होते थे कि इन्वेस्टमेंट भी हो गया, कवरेज भी मिल गया। अब तो न्यू टैक्स रिजाइम का ज़माना आ गया तो टैक्स इंसेंटिव तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो अब रिटर्न की तो वहाँ पे कोई सवाल नहीं, मतलब कॉमन सेंस की बात है, वहाँ रिटर्न आपको कुछ मिल नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि अब ये चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी और जो चेंजेस हो रहे हैं टैक्स सिस्टम में उसका असर पड़ेगा पूरे इन्वेस्टमेंट सिनेरियो पर? एब्सोल्युटली। टैक्स वाला इम्पैक्ट अगर आपने पूछा ना तो सही पूछा आपने, क्योंकि टैक्स के वजह से शायद से लोग क्योंकि देखिए ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ के जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं या आपके कोई फैमिली में ऐसे कोई एजेंट होते हैं, वो आपको टैक्स सीजन के दौरान आपको ये पॉलिसी दे देते हैं कि भाई उनका भी कुछ एक टारगेट होता है दिमाग में, तो और आपको वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे देते हैं। पर अभी टैक्स ही रहा नहीं, टैक्स का बेनिफिट रहा नहीं, तो मैं क्या ही तो करूँगा लेकर। पर दूसरी बात ये भी है कि जो वो सेफ का जो इल्यूजन है वो हमेशा दिमाग में हावी रहता है। मैं गारंटेड रिटर्न मुझे अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे इंडियंस को गारंटी वाला कोई प्रोडक्ट दे दो ना तो वो पहले पसंद में होता है। पर जिस तरह से मार्केट चेंज हो रहा है, जिस तरह से एफिशिएंटली फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो न्यू एज प्रोडक्ट्स देखने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, पहले उसके बारे में सोचना चाहिए और इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, टैक्स, ये सब सोचकर फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। जी, तो डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से माहौल चेंज होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बदलता ज़रूर है। और टैक्स बेनिफिट्स ख़त्म होने से तो उसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा और धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। अब चलते चलते जरा टॉप 4 फंड्स भी बता दीजिए इस हफ्ते के लिए। देखिए, ये टॉप 4 फंड्स मेरे हिसाब से है, कोई भी पर्सन को अपना रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद ही ये फंड्स को सिलेक्ट करने चाहिए। फ्लेक्सी कैप आज के समय में मुझे लगता है कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड जो है, जो तीनों मार्केट कैप में निवेश करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलेगी, तो कैनरा फ्लेक्सी कैप। फोकस फंड
आपको मिनिमम स्टॉक्स के साथ आपको म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो बनाना है, पर म्यूचुअल फंड का वे लेकर तो HDFC फोकस फंड 25 से 30 स्टॉक्स में डालेगा। मल्टी कैप जैसे फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सिबिलिटी देगा, मल्टी कैप डेफिनेटली आप फंड मैनेजर है वो 25% का कैप है, बट एक फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन के निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से निप्पॉन का मल्टी कैप, और गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, डेट, इक्विटी सभी का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी एसेट देगा। हाइब्रिड फंड भी होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से व्हाइट ओक का मल्टी एसेट आप देख सकते हैं। जी, तो ये थे इनके टॉप 4 फंड्स, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका विरल जी। इसी के साथ योर मनी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन याद रखिए आप चाहे तो आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। nw18.com पर योर मनी हमारा ईमेल पता है, और साथ ही आप हमें 7045220000 को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और एक्स और फेसबुक पर लाइव के दौरान भी अपने सवाल भेज सकते हैं। नमस्कार।